माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की इस कड़ी में आज मैं आपके लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होगी कि जिस प्रकार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर के सवाल आते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी सवाल आते हैं। और खास करके अगर आप मेंस की बात कर लीजिए तो वहां पर भी यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉमन एरर से थोड़ा सा ये ज्यादा वास्ट है, ये मैं आपको अभी ही बता देना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन एरर में तो केवल हम लोग एरर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम लोगों को एरर फाइंड आउट करने के अलावा उस एरर वाले पॉइंट पे कौन सा चीज लगाने से वो सेंटेंस सही हो जाता है, यह भी ध्यान में रखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है उसको सॉल्व करने के लिए निश्चित रूप से आपके पास में साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी अंग्रेजी की समझदारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो सवाल आपके नहीं बनेंगे, गलती होने की संभावना सर्वाधिक होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि आपका ग्रामर रिलेटेड प्रॉब्लम तो होता ही होता है, लेकिन इसमें मीनिंग भी ज्यादा मायने रखता है, तो आपको वहां पे वो भी देखना होता है। एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आप तक बिना रुकावट पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए चलिए हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सीखते हैं और शुरुआत करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल से। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर एक लिखा हुआ सवाल देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि दिस बुक इज एडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को अगर आप जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं या फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक सेंटेंस लिखा होता है जिसके कुछ पार्ट को या तो अंडरलाइन किया हुआ होता है, या उसको ब्रैकेटेड किया हुआ होता है, या उसको इटैलिक किया हुआ होता है, या उसको बोल्ड किया हुआ होता है, या उसे इन्वर्टेड कॉमाज में भी रखा जाता है। तो जो भी ब्रैकेटेड पार्ट में लिखे हुए वर्ड्स हैं या आपका अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है, वो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस सही है या नहीं है, आपको वो चेक करना होता है। अगर उस पार्ट में जो लिखा हुआ वर्ड है वो ग्रामर के दृष्टिकोण से और सेंटेंस के मीनिंग के दृष्टिकोण से सही है तो फिर उस स्थिति में आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग भी आज इसको चेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस बुक इज एडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इज के बाद जो है आपका एडॉप्टेड के रूप में V3 लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर या आपका वाज वर्ड जो है, इसके बाद जनरली हम लोग जानते हैं कि V4 का इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद आपका V3 का भी इस्तेमाल होता है। वो कहाँ होता है? तो पेसिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये V3 का इस्तेमाल जो किया हुआ है ये सही है, ये पेसिव में गया है। अब थोड़ा सा इसका जो है मीनिंग भी चेक करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन में आपका जो है एक वर्ड एडेप्टेड का भी इस्तेमाल हुआ है और कहीं न कहीं टू, फॉर का इस्तेमाल है, यानी प्रेपोजिशन संबंधी जो भी कंफ्यूजन है वो क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि दिस बुक इज एडॉप्टेड, यह बुक जो है ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पे एडॉप्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई? इसका अर्थ होता है ग्रहण करना। ठीक है, स्वीकार करना भी कर सकते हैं। तो दिस बुक इज एडॉप्टेड, यह बुक ग्रहण किया जाता है टू द नीड ऑफ बिगिनर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा सेंस लगता है कि दिस बुक इज एडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स, इस किताब को ग्रहण किया जाता है बिगिनर्स की नीड के लिए। तो ऐसा थोड़ा सा सुनने में खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसी में देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है एडेप्ट। ये जितने वर्ड है इसको नोट करते चलेंगे। अब एडेप्ट जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुकूल होना, इसे आप उपयुक्त होना भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार अनुकूल या उपयुक्त का अर्थ रख करके देखिए कि ये सेंटेंस जो है वो उससे बेहतर होता है या नहीं है।
तो दिस बुक इज, अब यहाँ पे V3 है तो एडेप्ट का V3 क्या हो जाएगा भाई, एडेप्टेड। दिस बुक इज एडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। तो यहाँ पे यह अनुकूल वाला जब हम लोग अर्थ लेते हैं तो ऐसा अर्थ हो सकता है कि यह किताब बिगिनर्स के नीड के हिसाब से अनुकूल है, उपयुक्त है, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो यहाँ पर एडॉप्ट का जो अर्थ है वो उतना अच्छा नहीं है, एक तरह से कहिए तो गलत है, यहाँ एडॉप्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एडेप्टेड टू भी है और एडेप्टेड फॉर भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस याद रखने होंगे। क्या याद रखने होंगे कि एडेप्ट के साथ टू का ही इस्तेमाल होता है एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एडेप्टेड फॉर नहीं हो सकता है, फिर यहाँ पे एडॉप्टेड फॉर का सवाल नहीं है, आंसर ऐसी स्थिति में आपका होगा ए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि देयर आर अ गुड मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट लिखा हुआ है, और इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वह ए गुड मेनी टाइगर्स किया हुआ है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को ए गुड मेनी टाइगर्स को देखना है कि यह सही लिखा हुआ है या गलत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ए गुड मेनी जो है वो फ्रेज है, और ए गुड मेनी के बाद आपका पीसीएन आता है। तो यहाँ पर देखिए कि टाइगर्स के रूप में आपका पीसीएन आया हुआ है। अब यहाँ पे गुड मेनी का मतलब हो जाता है लार्ज नंबर। ये एक फ्रेज है, इसको याद करेंगे, नोट करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गुड की जगह अगर ग्रेट भी आपका लिखा रहता तो सेम ही अर्थ देता। ए गुड मेनी कहिए या अ ग्रेट मेनी कहिए, बात बराबर है, ठीक है। तो देयर आर अ गुड मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट में अ गुड मेनी तो आपका फ्रेज ही हो गया और इसके बाद पीसीएन लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में ये सेंटेंस जो है आपका वो सही मालूम पड़ता है, सही है। और अर्थ से भी अगर निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जंगल में बहुत अधिक संख्या में बाघ हैं, और इस आधार से ये सेंटेंस आपका जो है वो सही है। और जब ये अंडरलाइन पार्ट आपका सही हो, उसमें करेक्शन की जरूरत ना हो, तो वैसी स्थिति में बिना सोचे समझे आंसर आपको नो इम्प्रूवमेंट लेना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे समय की पाबंदी होती है, एक एक सेकंड मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरह के नॉलेज को जानने के लिए आपके पास में ग्रामर की जानकारी तो होनी चाहिए। इस तरह की बातों को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये ध्यान में होगा कि ए गुड मेनी जैसा जो है कोई फ्रेज है, ठीक है। और ए गुड मेनी के बाद जो एरर देता है वो पीसीएन की जगह पे यूसीएन या एससीएन लगा करके देता है। तो आपने देखा होगा कि अभी हमने चेक किया कि भाई ए गुड मेनी जो है वो आपका क्या है, तो फ्रेज है, और उसके बाद पीसीएन आना चाहिए, तो पीसीएन आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या देखें कि ये आपका आंसर इसका जो है वो नो इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा सवाल है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कॉमन एरर में भी आता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हमने इसको आपको दिखाया है। डियर स्टूडेंट्स, अभी बने रहना है, बहुत सारे सवाल आपके सामने में आने बाकी हैं, और ये जितने भी सवाल हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो ये नहीं समझना है कि ये जो है ऐसे ही है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल बी लेट इफ यू डू नॉट लीव नाउ, और यहाँ पर देखिए कि अंडरलाइन पार्ट जो है वो डू नॉट लीव नाउ है, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये आपका जो है कंडीशनल क्लाउज है। इसको आप कंडीशनल सेंटेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर के कंडीशनल क्लाउजेज हैं। फ्यूचर के कंडीशनल क्लाउज क्या होते हैं कि भविष्य में संपादित होने वाले दो कामों को व्यक्त करने के लिए एक ही सेंटेंस में डबल फ्यूचर क्लाउज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसा नियम है। वैसी स्थिति में आपको जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज में आपको प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, जबकि मेन क्लाउज में आपको जो है वो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यू विल बी लेट जो है ये आपका मेन क्लॉज है, इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए। और इफ यू डू नॉट लीव नाउ जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, नियम है, याद रखना है इसमें कि अगर आपको डबल फ्यूचर क्लॉजेस की बात हो जाए एक ही सेंटेंस में, यानी कि भविष्य के कंडीशनल क्लॉज की बात हो जाए, तो वैसी स्थिति में इफ के बाद, बट के बाद, व्हेन के बाद जो क्लॉज आ रहा है ना वो आपका किस में होना चाहिए था, तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। अब यहां पर आपको देखना होगा कि इस सेंटेंस में इफ के बाद वाला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है। तो देखिए, इफ यू डू नॉट लीव नाउ, डू नॉट का इस्तेमाल है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है। और जब सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है तो ये वाक्य आपका सही है, और अर्थ होगा कि यू विल बी लेट, आप लेट हो जाएंगे अगर आप तुरंत प्रस्थान नहीं करते हैं। तो यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सही है। और अब आप देख लीजिए कि डबल फ्यूचर क्लॉजेस तो हो नहीं सकता है। भविष्य के काम को दिखाने के लिए भले ही दो काम का जिक्र है, लेकिन एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। डिड नॉट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेफ्ट नाउ के रूप में देखिए कि सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि सेंटेंस ही सही है तो आपका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज आप समझ गए होंगे, एक इम्पोर्टेंट रूल को भी समझ गए हैं। और अगर आपको इस रूल को थोड़ा सा बारीकी से सीखना है तो सीधा समझ लेना है कि मेन क्लॉज जो है वो आपका फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना ये आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो है भविष्य में संपादित होने वाले दो कामों के लिए प्रयुक्त होता है। अगर एक ही वाक्य में दो फ्यूचर एक्शन का बोध हो रहा है तो वैसी स्थिति में मेन क्लॉज को फ्यूचर टेंस में रखिएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में रखना है। ठीक है, तो चलिए ये अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि नो सूनर डिड शी फिनिश द लेक्चर दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव। ऐसा एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें अंडरलाइन पार्ट जो है वो है दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव। अब आपको देखना है कि दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव जो लिखा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको नो सूनर का प्रयोग देखने को मिला होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाक्य की शुरुआत नो सूनर से हुई है और नो सूनर जो है वो एक कोरिलेटिव है, पेयर कंजंक्शन है जो अपने साथ में एक आगे कंजंक्शन रखता है। और अगर बात कर ले कि नो सूनर के साथ कौन सा कंजंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो डियर स्टूडेंट इसके साथ केवल आपका THEN देन का प्रयोग सही होता है। इसके साथ अगर आप THEN देन या फिर बट या फिर एंड या फिर दैट या कह लो कोई भी THEN देन के अलावा इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि नो सूनर के साथ केवल और केवल THEN देन का इस्तेमाल ही सही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है नो सूनर डिड शी फिनिश द लेक्चर, यह एक क्लॉज है। और अगला क्लॉज है दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे दैट का इस्तेमाल जो है वो एज अ कंजंक्शन किया गया है। और अभी हमने आपको बताया कि नो सूनर के साथ केवल और केवल एज ए कंजंक्शन THEN देन का ही प्रयोग सही होता है। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करना सर्वथा गलत है, यहाँ पे सही होता है आपका THEN देन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पता है तो इस तरह के सवाल बनाने में आपको सेकंड नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको आंसर मिल गया होगा कि आपका आंसर कहाँ है। फिर भी चेक करते हैं हम लोग। देखो भाई, THEN देन का इस्तेमाल है, ऑप्शन ए नहीं होगा। THEN देन है, यही आंसर है। और यहाँ पर देख लीजिए सी में एंड आया है। मैंने पहले ही कहा कि नो सूनर के बाद THEN देन के अलावा कोई भी कंजंक्शन सही नहीं होगा।
और नो इम्प्रूवमेंट का तो खैर सवाल ही नहीं है क्योंकि सेंटेंस गलत लिखा हुआ था। इस प्रकार आज आपकी अवधारणा नो सुनर से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मुझे विश्वास है कि आज के बाद फिर आपको कभी भी नो सुनर में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि देयर आर सम बैक्टीरिया दैट आर सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर, ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें आर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो सेंटेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि शुरू में पढ़िए कि देयर आर सम बैक्टीरिया। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है बैक्टीरिया को लेकर के। हम लोग बैक्टीरियाज भी सोचने लगते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है वो अपने प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये आपका पीसीएन है और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो बैक्टीरियम होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बैक्टीरियम सिंगुलर हुआ, उसका प्लूरल आपका बैक्टीरिया हुआ। तो इसीलिए देयर आर सम बैक्टीरिया सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दैट को देखिए, दैट जो है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। अब एंटीसीडेंट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन उसके एंटीसीडेंट कहलाते हैं। तो एंटीसीडेंट यहाँ बैक्टीरिया है और इसके ठीक बाद जो वर्ब होता है ना वो एंटीसीडेंट के नंबर पर्सन से गाइड होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया खुद प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब हम आर लिए हैं, सॉरी यहाँ पर जो वर्ब आया हुआ है आर, वो बैक्टीरिया के हिसाब से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रामर से तो लगता है यहाँ तक सही है। आगे देखते हैं कि दैट आर सर्वाइव। सर्वाइव जो है ये वर्ब है और वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इतना तक पढ़ेंगे कि देयर आर सम बैक्टीरिया दैट आर, तो लगेगा सही ही है। लेकिन आगे जैसे ही बढ़े हम लोग कि सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर, तो यहाँ पे आप ये बताइए कि आर के बाद हम V1 का इस्तेमाल कभी कर सकते हैं क्या? याद रखिएगा मैंने तभी भी बात की थी कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कभी भी V1 का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगर वर्ब का प्रयोग करना हो तो V4 आ सकता है या V3 आ सकता है। तो यहाँ पर ये सर्वाइव तो अब चेंज नहीं होगा, हम लोगों का अंडरलाइन पार्ट तो आर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे दैट आर सर्वाइव जो है वो पढ़ने में आपका जो है गलत लगता है, वो आपका ग्रामेटिकली गलत है। तो अब यहाँ पे V1 आया हुआ है तो कौन सा ऐसा वर्ब लगा देंगे ये सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन में हैव लिखा हुआ है और अगर हैव लेते हैं तो हम लोगों को V3 लेना होता है। अगर वर लेंगे तो भी इसके साथ V1 का प्रयोग नहीं हो सकता है। बस क्या गया आपके पास, कैन बच जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा कैन। इसमें आपको मीनिंग निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ग्रामर से ही आपका जो है क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हुआ सी। और आप इसको समझ गए कि सी क्यों हुआ, तो चूंकि सर्वाइव के रूप में V1 है और V1 जो है मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर के साथ V1 का प्रयोग ही नहीं होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे आर का प्रयोग गलत है, यहाँ पे आपका कैन का प्रयोग सही होता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कर देंगे। और अगर मेरे चैनल पर इस तरह की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो जो है वो बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। और आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।